नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का ईबीएस की इस बेहतरीन सेशन में। कैसे हैं आप सभी। तो साथियों, यहाँ पर ईबीएस की आज हम क्लास लेकर आए हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आप सभी की हेल्प करेगी। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग वीडियो में जुड़ जाएँ। यहाँ पर आपको 2011 से लेकर 2024 के सारे प्रश्न, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपके सीटेट एग्ज़ाम में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग वीडियो में जुड़ जाएं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी तैयारी को चेक करिए कि आपके पास बहुत ही कम समय है, आपकी तैयारी कितनी हो पाई है। उसी हिसाब से आप जो है तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप सभी के पास समय बहुत ही ज़्यादा कम है। प्रैक्टिस सेट देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, क्या करा है प्रश्न नंबर 1 कि निम्नलिखित कथनों के ध्यान से पढ़िए और क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। कि कथन पहला क्या कह रहा है, कहे कथन फर्स्ट ईबीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। ईबीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास, वस्तुएं कार्य करती हैं। कथन सेकंड कह रहा है कि ईबीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। ईबीएस में आप क्या पढ़ते हैं, ईबीएस में आपका जो विषय है वो थीम आधारित विषय है। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी कमेंट कीजिए कि ईबीएस में आपके कितने थीम हैं। ईबीएस में क्या 6 थीम है? बिल्कुल 6 थीम में बांटा गया है। तो 6 थीम आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि क्या 6 थीम पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास, वस्तुएं कार्य करती यही है, या फिर आपका क्या है, परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मित्र, पानी, भोजन, आवास और यात्रा, चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपसी संबंध क्या है, ये आपका उप थीम है। ठीक है, यातायात क्या है, आपका उप थीम है। वस्तुएं कार्य करती है, आपका क्या है, उप थीम है। जब यहाँ पर 6 थीम में बांटा गया है, लेकिन थीम पर आधारित है या फिर उप थीम, तो थीम के साथ साथ उप थीम है, इसलिए यहाँ पर कथन फर्स्ट क्या है, गलत है। क्लियर। और कथन सेकंड की ईबीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है, तो कथन यहाँ पर सेकंड क्या है, सही है। तो इसलिए कथन फर्स्ट सही है एवं कथन सेकंड गलत है। कथन फर्स्ट गलत है एवं कथन सेकंड सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। बिल्कुल डी ऑप्शन। थीम तो पूछा गया, लेकिन थीम भी आप लोग याद कर लीजिए ना कि ईबीएस में कितने आपके थीम है, कितने आपके उप थीम है। मुख्य थीम आपके 6 हैं और उप थीम आपके जो है याद कर लीजिए, जिसमें आपसी संबंध हो गया, यातायात हो गया, जानवर हो गया, सारे आपके क्या है, आपके उप थीम है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, नहीं तो आपको 6 थीम में बांटा गया है तो आप लोग फटाक से आंसर कर देंगे कि नहीं यही है। क्लियर। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ए ऑप्शन है कि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। बी ऑप्शन है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। सी ऑप्शन है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। और डी ऑप्शन है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। लॉक करिए, इसका आंसर क्या होगा। जब पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना है, वो चाहे पर्यावरण हो, सीडीपी हो या फिर हिंदी हो, जब आपको समूह में सीखने की बात आती है तब आपका क्या हो जाता है, सबसे पहले तो जब समूह में सीखेंगे तो उसमें सामाजिक अंतःक्रिया होगा। ठीक है, आपका क्या है, सी ऑप्शन पॉजिटिव है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखेंगे, सिंपल सी बात है, आपका ग्रुप होगा, आपके सहपाठी होंगे। और यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। क्या बताइए, समय पर पूरा करने में सहायता करता है। और ए ऑप्शन देखिए, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति है। तो आपका ए ऑप्शन तो कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सिखाया जा रहा है, इसके लिए आसान युक्ति है। आसान और कठिन कहीं भी पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा।
और डी ऑप्शन है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो क्या यहाँ पर डी ऑप्शन भी लॉक होगा? बताइए, डी ऑप्शन भी लॉक होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन गलत हो जाएगा कि इस समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पूरा करने में सहायता करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपका क्या लॉक होगा? बी और सी। बी और सी कहाँ है? सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, बी और सी। ये ज़रूरी तो नहीं है कि हम समूह में ग्रुप में सीख रहे हैं तो उससे पाठ्यक्रम पूरा हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है ना, क्योंकि हर बच्चा जो है प्रतिभाशाली तो नहीं हो सकता कि सारे बच्चे जो है एक साथ सीख रहे हैं तो सारे बच्चे की बुद्धि लब्धि इतनी ही तेज है कि एक ही बार में वो कैच करते हो चीज़ों को। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति जिसमें नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम क्या है? इस पक्षी का नाम क्या है भाई? क्या है? जल्दी से आंसर करिए आप लोग। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में जिसमें नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उन सभी सुंदर घोंसलों को देखती है, उनको जो घोंसला अच्छा लगता है उसी में वो अंडे देती हैं। भाई वह पक्षी कौन सा हो सकता है? उसका नाम क्या है? क्या दर्जिन पक्षी है? दर्जिन पक्षी क्या करती है? पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है, पत्तों को सीकर, जिसको कहते हैं टेलर बर्ड, पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। और यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन कि बीबर पक्षी। ठीक है, बीबर पक्षी का नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है और जो मादा पक्षी है वो उन घोंसलों को देखती है, उनको जो अच्छा लगता है वो उसमें अंडे देने का निश्चय करती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, 2024 में अभी ये पूछा गया था। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, अल बरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनें। कौन सा कथन सही नहीं है? आपको निगेटिव चाहिए, निगेटिव के साथ निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव आंसर चाहिए कि अल बरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, उस उत्तर को चुनना है। अल बरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वह भारत आए थे। उसने भारत के उस समय तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है। तो बताइए, सबसे पहले तो अल बरूनी जहाँ से आए थे उसे उज्बेकिस्तान कहते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव है। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वह भारत आए थे, पॉजिटिव है। उसने भारत के उस तालाब के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। तो भाई भारत के तालाब के बारे में नहीं, भारत के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। भारत के जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। कौन? अल बरूनी। तो इसलिए आपका निगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर है नहीं लिखा। तो भाई बहुत कुछ लिखा है उसने अपने लेखों में, भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की, बिल्कुल पॉजिटिव है। आपको आंसर क्या चाहिए? आपको निगेटिव आंसर चाहिए, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा बिल्कुल। उन्होंने भारत के सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ लिखा, तालाबों के बारे में लिखा, तालाबों की प्रशंसा भी की। ठीक है, तो 1000 से ज़्यादा साल पहले उन्होंने वो भारत आए थे। कौन? अल बरूनी। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। सही विकल्प आपको चाहिए, यानी कि पॉजिटिव चाहिए। अभिकथन ए क्या कह रहा है कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। कारण क्या है? अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। बताइए, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ये भी क्वेश्चन अभी 2024 में पूछा गया था।
2024 जनवरी में पूछा गया था। बताइए, लॉक करिए। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर भी तो खाना आसानी से पका सकते हैं। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, समुद्र तल के पास रहते हैं, क्या वो तो समुद्र तल पे ही खाना पकाते हैं? तो ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर भी तो खाना पका सकते हैं। तो आपका अभिकथन ए क्या है? पॉजिटिव है। और अधिक ऊंचाई पर खाने पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, तो बढ़ नहीं जाता। अधिक ऊंचाई पर अगर हम खाना पकाते हैं तो जो पानी का जो क्वथनांक है ना, वो घट जाता है। ठीक है, बढ़ नहीं जाता, घट जाता है, याद रखिएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए आंसर क्या होगा? आर आपका क्या है? गलत है, और ए आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करिए। सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, बिल्कुल। इससे बाहर आपके सीटेट एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि ये सीटेट आपका रिपीटेड प्रश्न पूछता है। तो इतने प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं कि इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आने वाले हैं। बस आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? अच्छा बताइए, जड़ कैसे आप पहचानेंगे कि जड़ है? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी और अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। आप कैसे पहचानेंगे कि जड़ है? अगर जड़ों का पूछा जाता है तो आप जड़ कैसे पहचानेंगे? तनों का पूछा जाता है तो तना कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले फिलहाल यहाँ पर जड़ों का पूछा गया, तो बताइए जड़ कैसे होता है, कैसे पहचानेंगे? क्या आलू जड़ है? बताइए, आलू जड़ है, या फिर अदरक जड़ है, चुकंदर जड़ है? तो जिसमें आपको क्या दिखे? आलू में आपको रेशा रेशा दिखता है? नहीं दिखता ना। जब आलू में आपको रेशा रेशा नहीं दिखता, नीचे आलू की जब खुदाई होती है तो उसमें आप देखिए, उसमें रेशा नहीं दिखता है, ऐसे रेशे चारों तरफ निकले रहते हैं, वो आलू में आपको नहीं दिखता। अदरक में दिखता है? अदरक में भी नहीं दिखता है। ठीक है, वो भी आपकी अदरक भी एकदम साफ साफ से दिखाई देती। तो ये आलू, अदरक, चुकंदर ये क्या है? ये जड़ नहीं, ये क्या है? आपका तना है। ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें आपको रेशा ना दिखे वो आपका तना होता है, और जिसमें आपको रेशा रेशा नीचे दिखे वो आपकी जड़ होती है। क्लियर? यहाँ पर देखिए, हल्दी, हल्दी में भी क्या आपको रेशा दिखता है? जब नहीं दिखता है तो ये भी क्या है? आपका तना है। ठीक है, मूली, ये इसमें मूली तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए हल्दी और शकरकंदी है। शकरकंदी जिसको जो है क्या कहते हैं, शकरकंदी, जो लोग जो है शकरकंदी जानते हैं, कुछ लोग गांव में है जो गंजी के नाम से जानते हैं, जहाँ जैसे जिस जो नाम से जानते हो। तो शकरकंदी में देखिए एकदम साफ साफ होता है, इसमें भी क्या होता है? जड़ नहीं होता। ठीक है, लेकिन गाजर को आप देखिए, गाजर को आप देखिए, और मूली को आप देखिए, गाजर को आप देखिए, मूली को आप देखिए, और चुकंदर में भी यहाँ पर देखिए, चुकंदर भी ज़्यादा नहीं, फिर भी एक एक दो दो रेशा इसमें निकला रहता है। ज़्यादा तो नहीं निकला रहता, लेकिन एक एक दो दो रेशा कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो यहाँ पर चुकंदर देखिए, मूली और गाजर, गाजर में बहुत सारे रेशे होते हैं, मूली में भी होते हैं, चुकंदर में भी 2-4 ही होते हैं। तो इसलिए ये क्या है? यही आपका जड़ है, यही आपका क्या है? जड़। कैसे पहचानेंगे आप जड़? जिसमें आपको रेशा मिले। फोर्थ ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपको चाहिए क्या? निगेटिव चाहिए। आपको चाहिए क्या? निगेटिव चाहिए। विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन है बढ़ावा देना। अगर आपको सृजनात्मकता मिल जाए, जिज्ञासा मिल जाए, बढ़ावा देना बिल्कुल आपका पॉजिटिव है। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों का संलग्न। अगर बच्चों को आप क्रियाकलापों में, गतिविधियों में शामिल कर रहे हो तो आपका क्या है? पॉजिटिव है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। अगर बच्चों की बात की जाए, हित की बात की जाए तो पॉजिटिव है। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यानात्मक कौशल का विकास करना। अब आप लोग लॉक करिए कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। बताइए, आप लॉक करिए कि आंसर क्या होगा फटाफट।
अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए हम लाते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे और भी लोग जो है वीडियो में जुड़ सके, और शेयर कर दीजिए। इस वीडियो पे बहुत ही मेहनत के साथ इस वीडियो को हम लेकर आए हैं। अब सोच लीजिए आप लोग कि कितना लाइक होना चाहिए इस वीडियो पे। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यानात्मक कौशल का विकास करना, एक क्या है यहाँ पर, संख्यानात्मक कौशल का विकास करना, यही आपका क्या है, निगेटिव है। यही आपका क्या है, निगेटिव है। यहाँ पर फोर्थ विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन निगेटिव, आंसर निगेटिव होगा। अगर नहीं समझ आता तो क्वेश्चन के साथ ही आप निगेटिव पॉजिटिव लगा दिया करो, जिससे कि चीज़ें समझ आएंगी। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव। आंसर क्या लॉक करेंगे हम, पॉजिटिव लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? आपकी जो क्लास होती है वो होती है रात 10 PM, ठीक है, 10 PM होती है, तो आप लोग रेडी रहा करो 10 PM। पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कौन सा सही है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। सी ऑप्शन है। 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो आप बताइए, लॉक करिए, इसका आंसर क्या होगा। कक्षा 1, अगर आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आप सभी को पता है कि NCF 2005 के द्वारा कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई भी बुक लागू नहीं की गई है। जब नहीं की गई है तो कक्षा 1 और 2 के बच्चों को किस विधि से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 और 2 के बच्चों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। यहाँ पर देखो ए ऑप्शन की पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, तो 1 से 5 तक की नहीं भाई, 3 से 5 तक की बात कर लीजिए आप, क्योंकि 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन नहीं पढ़ाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन के रूप में वो जो है क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चों को प्रकृति किससे जुड़ी हुई चीज़ें उनको बतानी चाहिए, और वो बच्चों को प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ उनको बच्चों को ज्ञान हो, इसलिए उनको पर्यावरण अध्ययन की कोई भी बुक लागू नहीं की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, कॉलम 1 है और कॉलम भाई 2 है। आपको मिलान करना है, मैच करना है कि कौन सा कॉलम किससे मैच करता है। ठीक है, शहर है, राज्य, अधिकतर पसंद का भोजन है, भोजन के बारे में। हांगकांग के लोग क्या खाते हैं, केरला के, कश्मीर और गोवा। हांगकांग में क्या होता है, पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ की हो सकती है, कहाँ की हो सकती है? जब पका हुआ सांप की बात करें तो ये छात्र हो सकती है कहाँ की, हांगकांग की हो सकती है। तो पहला भाई ए का ऑप्शन का 5 के साथ मैच हो गया। तो यहाँ पर देखिए A5 यहाँ भी है, A5 यहाँ भी है, यह ए बी का A5 यहाँ भी, ए आपका डी ऑप्शन कट गया। केरल में देखिए, केरल में क्या होता है, किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका कहाँ के लोग खाते हैं, केरल के लोग। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा फर्स्ट के साथ। बी ऑप्शन लॉक हो गया फर्स्ट के। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सेकंड है, इसलिए यहाँ पर पहला भी कट गया। बी ऑप्शन थर्ड है, इसलिए ए भी कट गया। और यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन फर्स्ट है, इसलिए हमको बी ऑप्शन का आंसर मिल गया। ठीक है, हमें इसलिए इसका आंसर मिल गया। अब कश्मीर के लोग भाई सरसों के तेल में बनी हुई मछली, और गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो गया। क्लियर। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ये क्या कह रहा है कि EVS के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। पहचान, वर्गीकरण, अवलोकन
प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण क्या है कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना है। अगर आप किसी भी भाषा को आपको अच्छी तरह, कोई भी भाषा आपको अच्छी तरह आती है तो उस भाषा पे आप क्या करते हैं, अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। वैसे यहाँ है कि अगर आप अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि जो है प्रक्रिया कौशल के लिए आवश्यकता है, अगर इन सब चीज़ों को आप सीख लेते हो, पहचान लेते हो, अवलोकन करना सीख जाते हो, वर्गीकरण करना सीख जाते हो, तो ये क्या करेंगे, ईवीएस सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना है। यहाँ पर कौन सा कथन सही है भाई, अभिकथन ए भी अभिकथन आर दोनों सही है। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। क्लियर, बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंगलों के बारे में पूछा गया है कि जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न कैसा है, पॉजिटिव पूछा गया है, आंसर लॉक करिए। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि चाहिए। सी ऑप्शन है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। डी ऑप्शन है, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हैं। लॉक करिएगा, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। जंगल को किस भाषा में तोरांग कहा जाता है, तो कुड़ुक भाषा में कहा जाता है। कुड़ुक भाषा को तोरांग का मतलब जंगल होता है और ये कहाँ कहा जाए, झारखंड। क्लियर, तो आपका ए ऑप्शन तो पॉजिटिव है। बी ऑप्शन देखिए, झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि चाहिए। आपको का बी ऑप्शन भी पॉजिटिव है। सी ऑप्शन है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से नहीं 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। ठीक है, 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उन लोगों को अधिकार दिलाता है। और मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल में रहते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव है। आपका सी ऑप्शन गलत है। क्लियर, अब आप यहाँ पर बताइए क्या ए, बी और डी लॉक होगा, तो यहाँ पर ए, बी कहीं और डी है ये नहीं है, तो अब क्या लॉक करोगे आप लोग, बताइए क्या लॉक करोगे। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर लॉक कर देते हैं ए और डी। अब आप लोग कहोगे कि बी भी तो यहाँ पर पॉजिटिव है। जी हाँ, बिल्कुल बी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, बात तो यहाँ पर जंगलों की जा रही है ना। तो क्या आपका कृषि जंगल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बात की जा रही है कि झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि चाहिए, ना कि जंगल के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसलिए ए और डी आपका पॉजिटिव होगा। क्लियर, क्योंकि ये भी तो बात की जा रही है कि जंगलों के बारे में आपको बताना है, ना कि कृषि के बारे में। प्रश्न नंबर 12, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, जो आप सभी को पता है। वह पक्षी, प्रश्न नंबर 13, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है, वह चिड़िया कौन सी है। विशेष दिन कौन सा मनाया जाता है और वह चिड़िया कौन सी है, बताइए वह चिड़िया कौन सी है। बिल्कुल आप लोग सही आंसर, डी ऑप्शन गौरैया। और गौरैया दिवस मनाया कब जाता है, आप लोग कमेंट कीजिए कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि विशेष दिन मनाया जाता है। वो विशेष दिन कौन सा है भाई, कब मनाया जाता है, लॉक करिए आप लोग, बताइए। प्रश्न नंबर 14 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं, कि कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है कौन सा भाई, जिला अग्रणी है यहाँ पर। बिहार और बॉम्बे है, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु। तो कच्चे तेल की जब बात की जाए तो आप लॉक करेंगे किसको, डी ऑप्शन को, कि गुजरात और तमिलनाडु कच्चे तेल के लिए उत्पादक है। क्लियर,
प्रश्न नंबर 15 देखिएगा। प्रश्न नंबर 15, अभिकथन ए क्या कह रहा है कि झूम खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। कारण क्या है? कारण आर क्या कह रहा है कि राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। इसमें बताइए ए और आर दोनों सही है या फिर ए सही है आर गलत है, क्या लॉक करेंगे आप लोग? तो झूम खेती आपकी कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम में होती है, पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में होती है। झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि खरपतवारों को उखाड़ते नहीं हैं, काट के जला देते हैं। खरपतवार में जितने भी आपके बांस हो गए और जो भी रहते हैं खरपतवार पेड़ पौधे, उनको क्या करते हैं? काट के जला देते हैं और जलाने के बाद उनकी जो राख होती है उनको मिट्टी में मिला देते हैं जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर लॉक क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करती है। ठीक है, कि राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। झूम खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अभिकथन से आपका प्रश्न पूछा जाता है और अभिकथन आपका सबसे ज़्यादा आसान है। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, कैसे बताइए? पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, कैसे? कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, फिर नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, बच्चा अगर प्रश्न कर रहा है भाई तो आप क्या करेंगे? उसकी जिज्ञासा को आप प्रेरित करेंगे, बढ़ाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है? झटके से अपनी गर्दन को, जब झटके से अपनी गर्दन की बात करें तब आप कौन सा विकल्प लॉक करेंगे? और जब पूछा जाए कि वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक पीछे घुमा सकता है, तब आप क्या लॉक करेंगे? क्या उल्लू लॉक करेंगे, फिर मैना लॉक करेंगे? जब झटके की बात की जाए तब आपका क्या हो जाएगा? मैना लॉक हो जाएगा। और जब 270 डिग्री तक पीछे घुमा सकने वाला पक्षी, अपनी गर्दन को क्या करता है? पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी क्या है? उल्लू है। यहाँ पर आंसर आपका क्या लॉक होगा? बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, मैना। प्रश्न नंबर 18, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, आप लोग लगातार आंसर करें, बहुत अच्छा भाई। प्रश्न नंबर 18 क्या है? एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है, बताइए? सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वरक या फिर उपजाऊ बन जाती है, बंजर हो जाती है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। अगर एक ही फसल को आप बार बार उसी खेत में उगाते हो, अगर एक फसल, अगर आप जो है गेहूँ बो दिए और बार बार उसी खेत में आप गेहूँ बो रहे हो, तो वहाँ की मृदा कैसी हो जाएगी, बताइए? कैसी हो जाएगी? और उसके साथ साथ आप रसायनों का खूब सारा प्रयोग भी कर रहे हो, तो मृदा उससे क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। मृदा अगर बार बार फसल उगाने से, बहुत सी रसायनों का उपयोग करने से मृदा बंजर हो जाती है। क्लियर? प्रश्न नंबर 19 देखिएगा। निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? हाइड्रिला, सिंघाड़ा, नागफनी, जलकुंभी। सिंघाड़ा को तो लगाया जाता है ना, सिंघाड़ा को लगाया जाता है, लेकिन तेजी से वृद्धि करने की बात की जाए तो आपका हो जाएगा जलकुंभी। ठीक है, जलकुंभी। जलकुंभी जिस तालाब या सरोवर में रहती है उस जगह को बहुत तेज़ी के साथ कवर कर लेती है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब बात की जाएगी सरोवर या झील में तेज़ी से वृद्धि करने वाली, आपकी हो जाएगी जलकुंभी। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? पर्यावरण अध्ययन में आप किस विधि से सीखते हैं? हिंदी में आप जटिल से सरल की ओर सीखते हैं, जो चीज़ें आप नहीं जानते, ठीक है, जो चीज़ें आप नहीं जानते उसको आप आसान बनाते हैं। और पर्यावरण में क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर या फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो पर्यावरण अध्ययन में किस युक्ति द्वारा सीखते हैं? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज़ें आप जानते हैं और जो नहीं जानते उस माध्यम से सीखते हैं, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों?
जो चीज़ें आप उदाहरण से नियम की तरफ, आप जो चीज़ें जानते हैं, जिसका आपको ज्ञान है और जिसका आपको ज्ञान नहीं है वो चीज़ें आप सीखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईबीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक नहीं है। फटाफट से आप लोग आंसर करिए कि 6 विषयों में से एक नहीं है। चीज़ें कैसे काम करती हैं, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। अच्छा, 6 विषयों में से एक है। देखो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है कि 6 विषयों में से एक है। 6 थीम में से एक कौन सा है आपका, बताइए। चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, डी ऑप्शन को यहाँ पर आप लोग लॉक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 22 देखिएगा कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। खोजने के पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, या फिर पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। लॉक करिएगा कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिए। जब बच्चों को आप गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, शिक्षा कैसी होगी, वो चाहे आपका जो है सीडीपी होगा या फिर ईबीएस होगा, तो शिक्षा कैसी होगी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के द्वारा आप सिखा रहे हैं चीज़ों को, इसलिए हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन क्या है, बाल केंद्रित है। जब बच्चों को आप गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं, खोजने के अवसर दे रहे हैं, तब आपका हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। क्लियर। प्रश्न नंबर 23 देखिएगा कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह ढूंढना है। बताइए मच्छर से क्या क्या फैल जाता है। मच्छर से मलेरिया होता है, और कहते हैं मच्छर से डेंगू हो गया, मुझे डेंगू बुखार हो गया है, तो किससे हो गया, मच्छर से हो गया। चिकनगुनिया हो गया, किससे हो गया, मच्छर से हो गया। क्या मच्छर से आपका हैजा होता है, हैं? या फिर एचआईवी कह लीजिए। और यहाँ भी देखिए आपका कट गया, एचआईवी एड्स हो गया। यहाँ पर भी मियादी बुखार हैजा है। ये भी भाई ये तो या क्या है आपका, एक ए ऑप्शन है। यहाँ पर मच्छर के द्वारा डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है, चिकनगुनिया फैलता है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव है। ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम, आप लोग लाइक नहीं करते। अगर वीडियो सही ठीक लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक क्या है। मिथ्या का उदाहरण है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास है। बताइए महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक क्या है, यह एक क्या है। अगर यहाँ पर प्रश्न आता कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, उसके पिताजी ने कहा कि लड़कियों की तरह तुम क्यों रोते हो, लड़के रोते नहीं हैं। तो यह कैसे है, ये है रूढ़िबद्ध धारणा, लैंगिक पूर्वाग्रह है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह क्या है भाई। आप लोग बताइए, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों देख रहे हैं, बॉयज़ गर्ल, तो ये सही है या फिर गलत है। बताइए रूढ़िबद्ध धारणा है क्या, या फिर अंधविश्वास है, मिथ्या क्या, वैज्ञानिक तथ्य है, क्या है। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर कोई अवधारणा नहीं दी जा रही है, यहाँ पर सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैसा है। ठीक है, तो यह गलत है, मिथ्यक है। प्रश्न नंबर 25 देखिएगा, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। वाष्पीकरण विषय आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि बच्चे जो है बच्चों के विभिन्न सोच का आकलन करें। जब सोच का आकलन करेंगे तो उसके लिए कौन सा प्रश्न सटीक रहेगा। जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कर कीजिए, या फिर जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। हो सकता है बच्चा लिख ले। क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। जब आपको क्या करना है, बच्चों की सोच का आकलन करना है। जब बच्चों की सोच का आकलन करना है तो आप कैसे प्रश्न का नमूना तैयार करेंगे कि आप बच्चों से क्या करेंगे कि अगर क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, क्या होता यदि जल नहीं होता, तो बच्चे क्या करते, सोचेंगे उस पर, और सोचेंगे और विविध प्रकार के आंसर देंगे। ठीक है, क्योंकि विविध पूछा गया कि विविध सोच का आकलन करना है, तो बच्चे
जितने बच्चे उतने तरह के आंसर। और ये सबसे जो है सटीक आंसर क्वेश्चन होगा कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, कि क्या होता अगर जल नहीं होता। तो बच्चे अपने अपने विचार क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे कि हम नहा नहीं पाते, पानी पी नहीं पाते, जीवित नहीं रहते क्योंकि जल ही जीवन है। बहुत तरह के आंसर आते हैं और बच्चों की सोच का आकलन करना है, तो इससे बेस्ट आंसर कोई हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर सूची बनाना है, लाभ लिखना है, नामित करना है, तो ये सब लेखन कौशल है, लेकिन यहाँ पर जब प्रश्न करना है तो आपका सी ऑप्शन ही पॉजिटिव होगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन कैसा है भाई। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं क्या। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। लॉक करिए आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा, कि परिवार एक इकाई है। देखो परिवार में एक परिवार होता है न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। परिवार 2 प्रकार का होता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ठीक है, एकल परिवार होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे हों। संयुक्त परिवार होता है जिसमें मम्मी, पापा, दीदी, भैया, दादा, दादी सभी हों, है ना। जॉइंट फैमिली होता है। तो यहाँ पर ये जो बात की जा रही है कि परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, तो यह सही नहीं है। ठीक है, यह सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखिएगा, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं। अभी आपने आगे क्वेश्चन लगाया, लेकिन ये क्वेश्चन जो है दूसरा है, उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अलग है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उनमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। जो व्यक्ति जंगल में 25 वर्षों से रहते हैं, उनका उस जंगल में और उस जगह पर, उस भूमि में, उसमें पैदा होने वाली जो भी वनस्पतियां हैं उन पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 या फिर संविधान में लिखा गया है, भारतीय जंगल अधिनियम या फिर जंगल अधिकार ने। जब जंगल की बात की जा रही है तो डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में यह लिखा गया है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उनमें पैदा होने वाली वनस्पतियों पर अधिकार है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए आप तुरंत लॉक करिएगा, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। प्रश्न नंबर 28 देखिएगा, जब कोई सपेरा अपने वाद्यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उनकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। उनके विचार से सांप वाद्यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। जब कोई सपेरा अपने बीन बजाता है तो सांप क्या करता है, आके सामने लोटने पोटने लगता है। भाई क्यों करता है, उनकी ध्वनि को सुनकर, है ना, उनकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। क्यों करता है, आपके विचार से वाद्यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। उस वाद्यंत्र की गति को देखकर करता है, या फिर उस वाद्यंत्र द्वारा, ये भी कह सकते हैं कि उस बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्यंत्र को सूंघ कर, या फिर वाद्यंत्र की ध्वनि को सुनकर। बताइए, क्या सांप को सुनाई देता है। सांप के कान होते हैं, जिस प्राणी के कान होंगे वो क्या देगा, वो एक शिशु को जन्म देगा, एक बच्चे को जन्म देगा। लेकिन सांप क्या है, सांप के तो कान नहीं होते ना। सांप के कान होते हैं क्या, शरीर पर बाल होते हैं। जब नहीं होते बाल तो क्या उसको, जब कान नहीं है तो क्या उसको सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। तो बीन की आवाज़ वो कैसे सुनेगा। वो जो कंपन होता है ना, जो बीन की जो कंपन होता है उसके प्रति वो अनुक्रिया करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 29 देखिएगा, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है।
यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है, या जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, या लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। और 40 वर्षों में 7 से 8 वृक्षों पर ही जा पाता है। ठीक है, या भाई किसकी बात की जा रही है, ये कौन सा पशु है, पशु को आपको पहचानना है कि यह पशु कौन सा है। स्लॉथ है, लंगूर है, चिंपैंजी है, पैंडा है, या फिर क्या है? स्लॉथ, ए ऑप्शन। सभी का आंसर आ रहा है ए ऑप्शन, है ना। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही हैं, स्लॉथ। प्रश्न नंबर 30 देखिएगा, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? स्थानांतरित खेती का मतलब क्या होता है? झूम खेती। अगर झूम खेती आए या फिर स्थानांतरित खेती आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि झूम खेती को ही स्थानांतरित खेती कहते हैं। और स्थानांतरित खेती करने का रिवाज किस क्षेत्र में है? तो आप सभी को पता है, पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र।